नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज खरीदारी देखी गई। निफ्टी 90 अंक चढ़कर 23,176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 700 अंकों का उछाल दिखा। कैसा रहा दिन भर बाजार का एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो 4 सेशन की बिकवाली के बाद निफ्टी में हमें खरीदारी नजर आई है, लेकिन अगर चार्ट पे देखें तो निफ्टी का जो रेंज बना है, जहां पे क्लोज हुआ है, वो अपने पिछले सेशन के रेंज में ही था। तो यहां पे एक डायरेक्शनल मूव मिसिंग था। साथ ही साथ अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए। 4 सेशन से यहाँ पर भी बिकवाली हो रही थी, जो यहाँ पे थमती हुई नजर आ रही है आज के सेशन में। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नजर आता है। यहाँ पर भी 4 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी, जो आज हरे निशान में टर्न होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ कई ऐसे दूसरे भी इंडाइसेस हैं जिन्होंने 4 सेशन की बिकवाली पर ब्रेक मारा है, जैसे कि निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी भी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो 7 सेशन से लगातार बिकवाली कर रहा था, वो भी हमें कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पे रिवर्सल के साथ नजर नहीं आया, लेकिन जो गिरता हुआ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी आईटी इंडेक्स टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि दूसरा सेशन है इसमें लगातार बिकवाली का। आईटी इंडेक्स में देखें तो जो मेन ड्रैगर था वो था एचसीएल टेक। दरअसल एचसीएल टेक के नंबर्स आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी डील विन को लेके, साथ ही साथ ब्रोकरेजेस के जो डाउनग्रेड्स थे, उसके चलते हम देख रहे कि स्टॉक में भारी गिरावट होती हुई नजर आई। इसके अलावा हम देख रहे कि निफ्टी एफएमसीजी भी लाल निशान में बंद हुआ और ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। तो ओवरऑल अगर मार्केट का देखें तो एक रिवर्सल साइन नहीं, लेकिन जो डाउन ट्रेंड चालू हुआ है बहुत स्ट्रांग वाला, वहां पे थोड़ा पॉज होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका बाजार के तमाम एक्शन के बारे में बताने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के अंश में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीव्स कॉटन की, जहां पर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्होंने जो है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पर मैग्नस लॉन्च किया है 79,999 प्राइस पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कंपनी ने Q3 बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो टोटल थ्रूपुट था उसमें 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वहीं जो एग्जाम थ्रूपुट था उसमें भी जो है 8.1% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात की जाए डोमेस्टिक थ्रूपुट की तो उसमें भी जो है 24.7% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक फोकस में थे वो पावर फाइनेंशियरी, जहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जो है नोट निकाली पावर फाइनेंशियरीज पर, और उन्होंने जो है पीएफसी और आरईसी इन दोनों स्टॉक पर जो है इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है पीएफसी पर उन्होंने 550 का रखा है, वहीं आरईसी पर जो है उन्होंने 600 का रखा है। उनका कहना है कि जो 43 लाख करोड़ का जो जनरेशन और ट्रांसमिशन पाइपलाइन है वो ड्राइवर करेगा फाइनेंशियरी कंपनीज है उनके ग्रोथ के लिए, और जो एनर्जी ट्रांजैक्शन फंड है वो की ट्रिगर होगा आगे जाके कंपनीज के लिए। दोनों ही कंपनीज का जो है 20% मार्केट शेयर है पावर फाइनेंस में। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है एचडीएफसी एएमसी, जहां पर कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी के रेवेन्यू में जो है 5.3% की ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी जो है 11.2% की ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 642 करोड़ पर। इसी के साथ मार्जिन में भी जो है 244 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रहा है बायोकॉन, जहां पर एचएसबीसी ने जो है नोट निकाली है बायोकॉन पर, और उन्होंने जो है अपडेट किया स्टॉक बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 430 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी जो है कंपनी का जो है ऑपरेशनल टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है की बायोसिमिलर लॉन्चेस और जेनरिक सेल्स में रिकवरी के चलते, और आगे जाके जो है मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो बूस्ट करेंगे कंपनीज के अर्निंग ग्रोथ फ्यूचर्स में। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रुपया क्यों लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है? रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी की आखिर वजह क्या है? मेरे सहयोगी विश्व मोहन बताने के लिए जुड़ रहे हैं। जी विश्व मोहन बताएं। देखिए, रुपए की गिरावट थम नहीं रही है। आज भी रुपया लगातार नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। आज का इंट्राडे का अगर लो आप देखें तो 86 रुपए 65 पैसे का नया इंट्राडे लो रुपए ने डॉलर के मुकाबले बनाया है। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो 2 पैसे नीचे जरूर हुई 86 रुपए 63 पैसे पे, लेकिन अगर आप देखें तो महीने भर में 2% से ज्यादा की गिरावट रुपए में आ चुकी है। 4.5% से ज्यादा की गिरावट
साल भर में रुपया कमजोर हो चुका है। उसके बाद भी जो फॉरेक्स एक्सपर्ट है, जो एनालिस्ट है, उनको लगता है कि अभी भी रुपया ओवर वैल्यूड है। 40 करेंसीज की तुलना में उन्हें लगता है कि रुपया अभी भी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि बाकी पीयर करेंसीज के मुकाबले रुपए में उस तरह की नरमी नहीं आई है। सबसे बड़ी चिंता क्रूड की है, क्योंकि क्रूड के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब दो तरफा मारे, एक तो रुपया कमजोर हो रहा है, ऊपर से आप क्रूड के 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चिंता है। इसके अलावा जिस तरह से यूएस फेड का रुख सख्त होता जा रहा है, उसे लग रहा है कि ब्याज दरों में आगे वहां पे कटौती की संभावना बेहद ही कम है। जो 2 कटौती के संकेत यूएस फेड की तरफ से दिए गए थे, अब कहा जा रहा है कि 2025 में हो सकता है कि ब्याज दरों में एक ही कटौती हो, क्योंकि जिस तरह के वहां के इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, अभी भी यूएस इकोनॉमी काफी बेहतर शेप में दिख रहा है। और यही वजह है कि डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर से डॉलर पे थोड़ा दबाव जरूर बना है, लेकिन रुपए के लिए राहत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर इंपोर्टर्स की तरफ से लगातार डिमांड यहाँ पर बनी हुई है। आरबीआई के रुख में आगे और नरमी के संकेत है। नए आरबीआई गवर्नर आने के बाद से बाजार ये मानकर चल रहा है कि उनका रुख नरम रहेगा, और जिस तरह से ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, लगातार जीडीपी ग्रोथ कमजोर हो रही है, तो आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से फरवरी की जो एमपीसी बैठक होगी, वहां पर ब्याज दरों में कटौती होगी। तो सारे ये फैक्टर है जो रुपए पर दबाव बना है। हालांकि घरेलू इक्विटी फ्रंट की अगर बात करें तो आज जरूर थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन एफआईआई की जो बिकवाली है वो थम नहीं रही है। ये चिंताजनक बात है। तो लगातार आउटफ्लो हो रहा है और यहाँ पर रुपए को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। साथ ही हेजिंग एक्टिविटीज के लिए भी रुपए की डिमांड है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो रुपए पे दबाव बना रहा है, और लगातार रुपया रिकॉर्ड निचला स्तरों पर बनाता जा रहा है। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। तमाम फैक्टर्स आप समझ रहे थे विश्व मोहन से। और वहीं आरबीआई गवर्नर रुपए के एक्सचेंज रेट में और लचीलेपन के पक्ष में है। खबर की डिटेल के साथ मेरे से होगी अंकुर मिश्रा मौजूद हैं। जी अंकुर, बताइए क्या दलीलें हैं आरबीआई गवर्नर की, क्या कुछ उनका मानना है? जी हाँ, बिल्कुल। कई सारे ट्रेडर्स ये कयास लगा रहे थे कि आखिर कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रुपया लगातार गिर रहा है उसके लिए इंटरवीन करेगा। तो हमने अपने कई सूत्रों को पता करने की कोशिश की कि आखिर आरबीआई की स्ट्रैटेजी क्या है। सूत्रों ने हमें यही बताया है कि रिजर्व बैंक किसी भी तरीके का कोई लेवल वॉच नहीं करेगा। इनफैक्ट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, जहां पर जो ऑर्डरली अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसे होने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई तुरंत जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा। साथ ही अगर कोई एक्सेसिव वोलेटिलिटी होती है तो उसको कर्व करने के लिए जरूर कवायद होगी। एक मैं आपको तथ्य कुछ बता देता हूं कि अगर हम भारतीय रुपए की बात करें और बाकी करेंसीज की बात करें, लास्ट के 2 दिन में हमारा हाल जरूर थोड़ा सा खराब रहा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें तो एशियन करेंसीज के मुकाबले जो हमारी करेंसी है वो उतनी नहीं गिरी है। इनफैक्ट जो डेप्रिसिएशन है वो काफी लिमिटेड रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है वो वेट एंड वॉच की है। वो अप्रोच ऐसी है कि तुरंत जाके गन पाउडर अपना ड्राई रखा गया है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जाके आरबीआई फायर करेगा। जो पहले की स्ट्रैटेजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रही है कि एक लेवल पे आके जरूर पहले डिफेंड किया था, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 2% के आसपास का है अगर हम पूरा फॉल भी मिला लें, जबकि बाकी करेंसीज आप देखेंगे तो 3-3.5% तक गिर गई हैं। तो एशिया बास्केट में अभी भी हम बेहतर कर रहे हैं, और इस बात को लेके आरबीआई ने जरूर नजर रखी हुई है। आरबीआई बिल्कुल वॉच कर रहा है कि हम कितना डेप्रिसिएशन होने देना चाहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल फिलहाल कोई माइंड में नहीं है। साथ ही आगे आप देखेंगे कि कुछ इवेंट्स भी हैं जिस पर नजर रहेगी, जैसे कि ट्रंप साहब टेक ओवर कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके की योजनाएं आती हैं उससे जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबल है और वेट एंड वॉच अप्रोच जारी है। शुक्रिया अंकुर इस विस्तृत जानकारी के लिए। इकोनॉमी को रफ्तार देने में रियल्टी सेक्टर काफी अहम रोल निभाता है। 200 से ज्यादा सेक्टर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा रियल्टी सेक्टर न सिर्फ ग्रोथ के लिए बल्कि जॉब क्रिएशन के लिए भी काफी अहम है। ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए रियल्टी सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने मुंबई में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई MCHI से इस बारे में एक बातचीत की।
रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर का देश की इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान है। करीब 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है वो हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आने वाले बजट के अंदर रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रेडाई एमसीएचआई के पदाधिकारी, जिसमें उनके जो कि मुंबई के प्रोमिनेंट डेवलपर्स भी हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में हाउसिंग सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर किस तरह की उम्मीदें रख रहा है। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जो बजट है उसमें क्या निवेदन जो है आपने एफएम से किया है और आप चाहते हैं कि वो अगर ऐलान बजट के अंदर होते हैं तो पूरी आपकी इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। हमारा खाली कहना है कि जीएसटी पे थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे को इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिलती है, क्योंकि अमुक चीज है 28%, अमुक चीज 18% है। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए एक जीएसटी पे उनका ध्यान रहना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री की एक आयोजना है उसको आगे बढ़ाने के लिए कि जो डेफिनेशन है 60 स्क्वायर मीटर्स का, कि बॉम्बे में भी हो या मद्रास में हो, सब में 60 स्क्वायर मीटर शुड बी कंसिडर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डेफिनेशन को बदला जाए और प्राइस का भी कैप नहीं रखा है। सर, हमने देखा था कि होम लोन के अंदर जो अभी है 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है और करीब करीब 70 से 75% जो आईटीआर फाइलर है वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गए और वहां पर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है। तो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इंडस्ट्री को? हमारा हमेशा ये मानना है कि और हम हमेशा गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो टैक्स रिडक्शन मिलता है ऑन इंटरेस्ट वो पूरा होना चाहिए और कैप नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो एक हमेशा हमने हिस्टोरिकली देखा है जब ये टैक्स रिडक्शन का मिल रहा था तभी होम सेल्स भी अच्छी हुई, होम लोन अच्छी हुई, ओवरऑल इंडस्ट्री और मार्केट अच्छा हुआ था। तो ये हिस्टोरिकली अगर आप एनकरेज करते हो कस्टमर को होम लोन का डिडक्शन, एक इंसेंटिव देते हो कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उससे खाली एक इंडस्ट्री नहीं बट 270 अलग अलग इंडस्ट्री को भी मौका मिलता है ऊपर आने का। और ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, क्योंकि एक कस्टमर को अगर होम लोन में टैक्स डिडक्शन मिलता है तो उनकी लिक्विडिटी सुधर जाती है और वो लिक्विडिटी से अपना डिसीजन घर लेने का जल्दी ले सकते हैं और उससे एक रिपल इफेक्ट बहुत अच्छी तरह होता है। और मेरा ये मानना है कि पैसा अगर आप इंसेंटिव जो दे रहे हैं वो कम नहीं होगा बट अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो आप बूस्ट करोगे उससे सिस्टम में पैसा ज्यादा आएगा। सर, आप कहना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम के अंदर भी जो होम लोन के ब्याज पर पूरी छूट दी जानी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली 100% देनी चाहिए। यस सर। सर, आपसे समझना चाहूंगा इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है अभी के वक्त जो है आपकी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा जरूरत है जिसका ऐलान बजट में होना चाहिए? सर, जैसे सर ने बताया जीएसटी में सुधार, कंप्लीट ईएमआई का डिडक्शन कस्टमर को ब्याज का मिलना चाहिए। और उसके अलावा सरकार ने 2001 से लेकर 8 तक एक सरकार की स्कीम थी ATIB करके, जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को टैक्स फ्री किया गया था, जिसकी सीमित साइज होती है और सीमित रेट होता है। इसी तरह की ये स्कीम वापस रीइंट्रोड्यूस की जाए सरकार की तरफ से तो काफी अपॉर्चुनिटीज है और काफी तरीके से हाउसिंग फॉर ऑल, जैसा प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, वो टारगेट में हम और तेजी से पहुंच पाए। और ये आने के बाद भी हमारे अलावा बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको काफी फायदा होगा इस चीज के लिए। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को और पुश देना है तो उसमें सरकार की तरफ से और क्या कदम होने चाहिए जिनका उल्लेख अगर बजट में किया जाता है तो ओवरऑल हाउसिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बूस्ट मिलेगा? देखिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें एक तो 60 स्क्वायर फुट का एक कैप है, 60 स्क्वायर मीटर्स का, और दूसरा कैप जो है वो अमाउंट का है 45 लाख, जो कि आज इतने सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन वो उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, इन्फ्लेशनरी इंक्रीजमेंट भी नहीं हुआ है। हमारा जो मानना है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपको जो ये 45 लाख वाला जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। 60 स्क्वायर मीटर्स ठीक है, 60 स्क्वायर मीटर्स तो कम से कम एरिया है जिसमें कोई 1 बेडरूम हॉल किचन में रह सकता है एक परिवार। तो वो अगर हम करते हैं तो जो आज बजट हमारे टोटल बजट में जो 6 to 7% हमारा GDP हाउसिंग इंडस्ट्री का है, उसके बदले हुए वो अगले हो सकता है 2-3 साल में 10% तक चला जाए। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे सेक्टर जो है वो हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़े हुए, लेकिन जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं घर खरीदार के लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बनता जा रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है सरकार के द्वारा? देखिए, जैसे
फर्स्ट टाइम होम बायर्स अगर हैं तो उनको कोई मॉनेटरी बूस्ट अगर गवर्नमेंट देती है कि भाई आपका जो EMI जो पहला जो बोलते हैं ना कस्टमर का जो बैंक को जो कस्टमर अपने तरफ से जो देता है, बैंक लोन जो तो लेता है वो तो अलग है, लेकिन कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अगर हो जाए तो भी एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी उसको आएगा। और दूसरी बात, जो आज उसको इतना ज्यादा कॉस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको कंटिन्यूसली जो EMI के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भरते भरते उसके नाक में दम आता है। तो अगर बूस्ट देना है हाउसिंग इंडस्ट्री को तो उसका जो EMI में जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 100% अगर हमने छूट दे दिया तो बहुत अच्छा एक उसके लिए सहूलियत मिल जाएगा कस्टमर को, होम बायर को। तो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी है जीडीपी के अंदर, 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है उससे जुड़े हुए हैं, तो इसी पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मानना है कि एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदला जाए और इसके अलावा जो होम लोन में ब्याज का जो कंपोनेंट है उसकी पूरी छूट प्रदान किया जाए। ये जो बड़ी मांगे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आने वाले बजट से जुड़ी हुई और वित्त मंत्री से ये मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ अनुराग शाह, ET नाउ स्वदेश के लिए। तो इस तरह की तमाम हम आपको एक्सपेक्टेशन बजट की जो भी हैं वो आपके सामने रखेंगे आने वाले दिनों में भी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तस्वीरें एक अलग तरह के प्रतीक हैं। ये प्रतीक हैं अपने आराध्य, अपनी संस्कृति के, समृद्धि के उत्सव की। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ प्रयागराज में आज पहला अमृत स्नान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ लोगों ने, जी हां ठीक सुना आपने, 2.5 करोड़ लोगों ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए जयकारों के साथ नागा साधु संत प्रयागराज में स्नान के लिए संगम पहुंचे। आज सबसे पहले निर्वाणी निरंजनी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। जूना अखाड़ा समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने स्नान करने पहुंचे किन्नर अखाड़ा के संतों से बात की। सनातन धर्म से जुड़े 13 प्रमुख अखाड़ों में किन्नर अखाड़ा सबसे नया है। महाकुंभ का अमृत स्नान शुरू हो चुका है। सबसे पहले निर्वाणी अखाड़े ने संगम में अमृत स्नान किया और अब देखिए जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल रहा है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। सनातन की ये वो तस्वीरें हैं जिनका संदेश पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं न कहीं जाएगा। और आप देखिए कि जूना अखाड़े से संबंधित जो किन्नर अखाड़ा है वो इस वक्त अमृत स्नान के लिए संगम तट की ओर पहुंच रहा है। इनके महामंडलेश्वर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक लंबा सफर रहा है संघर्ष का। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सफर रहा है आप लोग के संघर्ष का। जब 2019 में आपको जूना अखाड़े से सम्मानित किया गया और आज आप अमृत स्नान करने जा रही हैं, क्या मन में भाव है? बहुत सुंदर एक मन में अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है, तो बहुत प्रफुल्लित है मन। और ये कुंभ का ये महापर्व है 2025 का, इसमें अमृत स्नान करने का मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य है। और सभी को, देशवासी सभी को मैं यही कहना चाहूंगी
कि हमारे देश का ये धरोहर है महाकुंभ, और सब कोई आए, इस महाकुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए और इस डिजिटल बनाए इस महाकुंभ को। श्रृंगार है तो शस्त्र भी है। देखिए शस्त्रों के साथ जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल पड़ा है। बहुत ही पावन मौका है। एक लंबा संघर्ष इन किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर, जो आचार्य है, जो साधु संत हैं वो हैं। देखिए शस्त्र भी है, त्रिशूल है इनके साथ ही, और पूरे तौर पे श्रृंगार के साथ ये लोग आज अमृत स्नान के लिए निकले हैं। निश्चित तौर पे एक पावन मौका है और ये कहीं न कहीं भारतीय आध्यात्म के उस दर्शन को भी दर्शाता है जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रहा है। और मकर संक्रांति के मौके पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। वहीं गुजरात में उत्तरायण के मौके पर पतंगबाजी देखने लायक होती है। आसमानी रंग बिरंगी पतंगों से भर जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज अहमदाबाद के गुरुकुल इलाके में काइट फेस्टिवल में अपने परिवार सहित शामिल हुए। लोगों ने भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। और चलिए अब रुख करते हैं कॉरपोरेट जगत से जुड़ी एक खास खबर का। घरेलू उपकरणों की दिग्गज कंपनी माइडिया ग्रुप ने भारत में अपने ऑपरेशंस को संभालने के लिए सिद्धार्थ सक्सेना को नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। कंपनी के साथ 1 दशक से अधिक समय से जुड़े और 25 वर्षों के कुल अनुभव से लैस सक्सेना रणनीतिक फैसलों के साथ साथ उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और भारत में माइडिया की बाजार उपस्थिति को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। चलिए इस खास खबर के साथ ही दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।